Good morning everyone. Hope you all are fine. So let's start the new topic of class 10th. In last session we have studied about the worldwide interoperability for microwave access WiMAX, and now we have to continue from 3G. So let's start about 3G. तो चलिए हम 3G के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो 3G इट स्टैंड्स फॉर द थर्ड जनरेशन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मतलब कि जो 3G होता है उसे ही हम थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. अब कौन डिसाइड करता है कि इसे हम 3G बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जिसे हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहते हैं. ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम इस टेक्नोलॉजी को 3G कहते हैं. इट combines wireless telecommunication and the internet. It offers varied bandwidth depending on the receiver's position. ठीक है, अब जो रिसीवर की पोजीशन होती है जो भी रिसीवर होता है, सपोज कर लीजिए कि एक सैटेलाइट है 3G का और उसके कुछ रिसीवर्स हैं, तो रिसीवर के पास किस स्पीड में डेटा ट्रांसमिट होगा ये डिपेंड करता है रिसीवर के पोजीशन पे. अगर रिसीवर कहीं पे मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर रिसीवर किसी स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन यानी कि कहीं पे बैठ के या कुछ होके काम कर रहा है वो, तो इट रिसीव्स द बैंडविड्थ अप टू 384 kbps. तो जब स्टेशनरी कंडीशन में है रिसीवर, तब वो 384 kbps तक के स्पीड को एक्सेस कर सकता है. सेकेंड कंडीशन मूविंग कंडीशन. तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मान लीजिए वो कार में ट्रैवल कर रहा है या फिर कार में है या ट्रेन में है या बस में है, तो वो अप टू 128 kbps तक के स्पीड को एक्सेस कर सकता है. और थर्ड कंडीशन, अगर जो रिसीवर है वो फिक्स्ड है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे आपके स्कूल का ऑफिस का जो सर्वर है या फिर किसी कॉलेज का सर्वर, अगर वो फिक्स्ड है तो वो कितना स्पीड एक्सेस कर सकता है? तो वो अप टू 2 Mbps स्पीड एक्सेस कर सकता है. मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब देखिए 3G टेक्नोलॉजी जो है इसने बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज को एक्सेस करने में हेल्प करा है कस्टमर्स को. जैसे कि क्या कहते हैं, गेमिंग, डेटा शेयरिंग, लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, GPS सर्विसेज, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, इन सभी को एक्सेस कर पाना अगर पॉसिबल हुआ है तो वो 3G की वजह से. 3G से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि लोग लाइव गेम खेलते हैं या फिर लाइव वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, नहीं, क्योंकि स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उसको एक्सेस कर पाते. ये सारी चीज़ें अच्छे से अगर पॉसिबल हो पाई हैं तो कॉज ऑफ 3G. ठीक है, अब चलिए हमारा अगला टॉपिक है 4G. 4G के बारे में हम देखते हैं. तो ऑब्वियसली 4G का भी जो फुल फॉर्म है वो है फोर्थ जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब फिर से इसको कौन डिसाइड करता है कि ये फोर्थ जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? तो ऑब्वियसली ITU के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसे फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है. अब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 3G का ही एवोल्यूशन है, यानी कि 3G को ही जब हमने और बेटर बनाया तो वो 4G हो गया. अब ये क्या करता है? तो ये IP बेस्ड एंड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिसकी वजह से हम 3G के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एक्सेस कर पाते हैं या फील कर पाते हैं. ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि 2022 तक 4G के वर्ल्ड वाइड 520 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. ठीक है, अब इसी में एक और चीज़ है जिसे हम 4.5G कहते हैं, यानी कि 4.5G. ठीक है, तो इट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 4G टेक्नोलॉजी दैट इज़ लाइकली टू ऑफर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड्स ऑफ 6 Gbps. मतलब कि जो 4.5G है ये 4G का एवोल्यूशन है, और जब आप डाउनलोड करोगे किसी चीज़ को इस नेटवर्क के थ्रू तो मैक्सिमम आपको 6 GB/s का स्पीड आप एक्सेस कर सकते हो. और ऐसा माना जाता है कि इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया गया 2016 में. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5G. तो आइए हम 5G के बारे में भी देख लेते हैं. तो ऑब्वियसली नेम से ही क्लियर है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ITU स्पेसिफिकेशंस. ITU का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ठीक है, अब देखिए ये ऑब्वियसली 4.5G का एवोल्यूशनरी वर्जन है, जो कि आपको मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड देगा
जो कि है 10 Gbps या 10 GB पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च करने का जो एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड ईयर है वो 2020 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 5G क्या 7G भी लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया में अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून टू सितंबर अक्टूबर 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, और शायद अगर कोरोना का प्रॉब्लम नहीं होता तो अब तक लॉन्च हो गया रहता। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको 4G 5G और 4.5G वगैरह क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं सारे नेटवर्क्स के बारे में। ये देखिए डायल अप कनेक्शन, यहाँ इसके एडवांटेजेस हैं, यहाँ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए देख लेते हैं। ईजिली अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट, यानी कि जो डायल अप कनेक्शन होता है वो बहुत ही चीप होता है या लो कॉस्ट होता है। ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर, यानी कि हर जगह ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो वेरी स्लो, जो डायल अप कनेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सस्ता तो होता है बट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। कैन नॉट मेक अ फ़ोन कॉल व्हेन यूजिंग द इंटरनेट, यू नीड अ सेपरेट टेलीफोन लाइन टू मेक द कॉल। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होगे तब आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। अगर आप फ़ोन करना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी या दूसरा टेलीफोन लाइन चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फास्टर देन डायल अप कनेक्शन एंड कंटिन्यूअस कनेक्शंस टू द इंटरनेट, मतलब कि जो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है वो डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होता है, और कंटिन्यूअस कनेक्शन टू द इंटरनेट, और ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहता है इंटरनेट से। ठीक है, अब आइए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। तो मोर एक्सपेंसिव दैन डायल अप कनेक्शन, तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में। नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज स्पेशली इन रिमोट वंस, और दूसरा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं हम वायरलेस कनेक्शन। तो लीस्ट एक्सपेंसिव टू सेटअप, ये सबसे सस्ता होता है वायरलेस कनेक्शन। आइडियल फॉर ऑल लोकेशंस इवन इन रिमोट एरियाज, और ये हर जगह के लिए आइडियल होता है, आप कहीं भी से यूज कर सकते हो, और कनेक्टिविटी इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है। और जो इसके डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या है? वल्नरेबल टू सिक्योरिटी अटैक्स, मतलब कि वायरलेस कनेक्शन में सिक्योरिटी थ्रेट एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द इंटरनेट। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू नीड टू बी फैमिलियर विथ वाइल वर्किंग विद द इंटरनेट। In the following section, we discuss some of these terms in detail. इसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या WWW को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डिस्कवर किया था या किसने बनाया था। तो मुझे लगता है कि नाम तो आपको याद होगा ही। चलिए, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। टिम बर्नर्स-ली, यही वो महान आत्मा है जिन्होंने कि वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी करी थी या इन्वेंशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। तो WWW ऑल्सो नोन एज वेब इन शॉर्ट, इसे हम शॉर्ट में वेब भी कहते हैं। ठीक है, अब वेब वॉज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स-ली, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, जो कि एक यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स में काम करते थे, जिसे हम सर्न भी कहते थे। ठीक है, सर्न लेबोरेटरी में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी करी थी।
वर्ल्ड वाइड वेब रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज रिसाइड्स। अब ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस की तरह काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे आपको सारे वर्ल्ड से रिलेटेड हर तरह के डॉक्यूमेंट, हर तरह के वेब रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर कनेक्टेड बाई हाइपर लिंक्स एंड कैन बी एक्सेस्ड बाई URLs यूजिंग इंटरनेट। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, ये सब एक दूसरे से हाइपर लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें कि हम URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट के बहुत वर्ल्ड वाइड वेब मेक्स अप अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से को बनाया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खुद है इंटरनेट का। ठीक है, जो कि कई तरह के वेबसाइट्स को और बहुत सारे वेब पेजेस को कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला है फोरम्स, ब्लॉग्स एंड ग्रुप्स वेयर यूजर्स कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस ऑन वेरियस टॉपिक्स। फोरम्स, ब्लॉग्स एंड ग्रुप्स, जहाँ की हर यूज़र हेल्प ले सकता है किसी दूसरे यूज़र से, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स पे एडवाइस भी ले सकता है। ठीक है, डेटाबेस दैट आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड बाय प्राइवेट एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटाबेस है जिसे कि हम रिसर्च के लिए या फिर प्राइवेट और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी तरह का रिसर्च करना चाहता है तो वो इस डेटाबेस को यूज कर सकता है। ईमेल, चैटिंग एंड इंटरनेट मैसेजिंग सिस्टम्स। अब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक मैसेंजर हो गया या फिर गूगल डुओ हो गया। ये सारी चीज़ें इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का ही हिस्सा है। अब देखते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब एट्रीब्यूट्स, क्या एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो पहला है द फॉलोइंग आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ www दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स सक्सेस। तो पहला है यूज़र फ्रेंडली। तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो यूज़र फ्रेंडली है। कैसे यूज़र फ्रेंडली है? क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और बहुत ही ईजी है इसे एक्सेस करना। आप किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। दूसरा है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, यानी कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट को अलाउ करता है ताकि यूज़र्स इस पे मल्टीमीडिया वेब पेजेस को क्रिएट कर सकें, एक्सेस कर सकें, जैसे कि ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या एनिमेशन या टेक्स्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम आगे, जो कि है इंटरैक्टिव। www provides interactivity through its following components: hyperlinks and input boxes such as text box and check boxes। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स। अब हाइपर लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक एक तरह का एड्रेस टेक्स्ट होता है जिस पे क्लिक करते ही दूसरा जो पर्टिकुलर वेबसाइट होता है वो ओपन हो जाता है। मतलब कि ये दो वेब पेजेस या दो वेबसाइट्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर आपको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे क्लिक करना है या जाना है तो आपको हाइपर लिंक के हेल्प से आप जा सकते हो। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें बहुत सारे इनपुट बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स, जिसको भी जो कि वेब को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। जैसे कि आप अगर ऑनलाइन कभी आपने फॉर्म भरा होगा या फिर आप फेसबुक पे अकाउंट ही बनाओ, तब आप इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स को आप देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब को और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा स्मार्टर और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम्स। तो www सपोर्ट्स फ्रेम्स दैट अलाउज यू टू डिस्प्ले मोर देन वन इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑन द सेम वेब पेजेस। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो वेब पेजेस होते हैं वो कई सारे फ्रेम्स के हेल्प से अलग अलग सेक्शंस में बटे होते हैं, जहां आप अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइपर टेक्स्ट इज द वेब डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड डायनेमिक लिंक्स टू रिलेट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, किसी ग्राफिक को इंक्लूड करता है, इमेज को या ऑडियो वीडियो को, या फिर
किसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट को कंटेन करता है। जैसे कि अगर आप songs.pk या गाना.com या और भी किसी चीज़ की बात करें हम, तो जो उसमें हाइपर लिंक होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप क्लिक करते हो उस गाने पे या उस सॉन्ग के फाइल पे, तो वो डायरेक्टली डाउनलोड होने लगता है। तो वो जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वो होता है हाइपर टेक्स्ट, उसी को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। या कई बार जब हम अगर आप NCERT ऐप रखा होगा आपने, तो उससे भी जब हमें बुक डाउनलोड करना होता है तो हम देखते हैं क्लास 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो वो जो जहाँ पे आप क्लिक करते हो वो हाइपर टेक्स्ट है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। और हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो दो वेबसाइट्स या दो वेब पेजेस के बीच में ब्रिज का काम करता है। अगर आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर स्विच करना है तो आप इसी हाइपर लिंक के हेल्प से जा सकते हो। सपोज करो कि आपने गूगल पे सर्च किया www.facebook.com, तो बहुत सारे हाइपर लिंक्स खुल के आते हैं। आप उनमें से किसी को भी क्लिक करो, वो डायरेक्टली आपको दूसरे वेबसाइट facebook.com पे पहुंचा देगा। तो हाइपर लिंक का यही काम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, और पर्टिकुलर या फॉर्मल डिफिनीसन के लिए आप ये बॉक्स देख सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं। अब आगे कुछ और टॉपिक्स बच जाते हैं, जिनमें है वेब पेज, वेब ब्राउज़र और वेबसाइट, वेब एड्रेस एंड URL, जो कि हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और ये सब जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक का, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आई होप कि ये नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो फिर से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बुक को अपने पास रख के और यहाँ तक के वीडियोस को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।